समर में एक के बाद एक बयान उभर के सामने आ रहे हैं जिसपे राष्ट्रीय स्तर पे काफी चर्चा हो रही है। तो बहरहाल तमाम पहलुओं को समझेंगे और हमारे साथ में पूरा पैनल मौजूद है। मैं उनका परिचय करा दूं। उचित शर्मा जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, जसविंदर सिंह बग्गा साहब है बीजेपी से और साथ ही नीता लोधी जी है कांग्रेस। आप सभी का स्वागत है इस खास चर्चा में। और सबसे पहले उचित जी के पास चलना चाहूंगा। उचित जी, एक तरफ हेट स्पीच, दूसरी तरफ एफआईआर हो रही है, लेकिन तब भी लोग इसको लेके सतर्क नहीं हो रहे हैं। हेट स्पीच के बाद हेट स्पीच का दौर से चल पड़ा है। कन्हैया कुमार के इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इस तरीके के राजनीति में जैसे ही चुनाव के दौर आते हैं, इस तरीके के बयानबाजी की तरफ काफी दोनों तरफ से काफी आने लगते हैं। मैं नहीं कहूंगा कि केवल ये कन्हैया कुमार कांग्रेस की तरफ से है या भाजपा की तरफ से नहीं आ रहे हैं। कई ऐसे चीजें हैं अन्य दलों की तरफ से भी आती है। अभी जो कुछ दिन पहले ही संजय राउत ने भी औरंगजेब कहा है उनको, लेकिन इस तरीके के विचार डाल के, इस तरीके की बातें करके मुझे लगता है कि ये खाई को और पाटने की बजाय और दूर और बढ़ाते हैं। हकीकत ये कि जो जमीनी स्तर के जब कार्यकर्ता इस तरीके की बात सुनते हैं कि हमारे नेता को इस तरीके की बात की जा रही है, तो ये खाइयां और बढ़ती है, गैप और बढ़ता है। इस तरीके से राजनीतिक फायदे तो इन बयानों से होते नहीं है। आप सोच रहे हैं कि अगर कोई भी, मैं केवल कन्हैया कुमार जी की बात नहीं कर रहा हूँ, कई ऐसे बयानबाजी हुई है, कई बार बोला गया है, टंच माल से लेके कई चीजों की चीजें हुई हैं। तो ये अभी क्या माना कि आप इससे बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलेगा, जिसके लिए आप फेवर करने आए, जिसके लिए आप राजनीति करने आए, जिसको आप वोट दिलाने आए, इस तरीके के वोट से वो किसी भी राजनीतिक दल का इस तरीके के बयान से वोट आप उनके फेवर में नहीं, उनके विपक्ष में आप ज्यादा दिलवा के चले जाते हैं। हकीकत यही होती है कि जब कांग्रेस ने अगर इस तरीके के बयान दिए हैं तो आप देखिए कि उसके परिणाम कोई बहुत अच्छे नहीं होते। इसको जब मैं कहूंगा कि जब 2001-2 के टाइम में, अटल जी के टाइम में उनके पिता का नाम भी जब पूछा गया था, तो सबसे ज्यादा खिलाफत कांग्रेस की हुई थी। और उसके परिणाम क्या हुए थे? एक तिवारी जी बड़े नेता जो थे उस वक्त के, जब मंच संभालने से उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के पिता का नाम पूछा था, तो अभी क्या हाल हुआ आज सब जानते हैं। तो ये इस तरीके के बयानबाजी से कभी भी, जिसके फेवर करने आप आए हैं, जिसके आप पक्ष में वोट लेने आए हैं, कभी इसका हल निकलता नहीं है। और इनफैक्ट उनका आप और बुरा करके चले जाते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत सोचना है। वो चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे भाजपा के हो, चाहे एनसीपी के हो, चाहे शिवसेना के हो, लेकिन ये बयानबाजी किसी एक तरफा राजनीतिक दल की परेशानी नहीं है। सभी दोनों ही दलों के राजनीतिक दलों के लोग अति उत्साह में, मन से, अति भीड़ में देख के अति उत्साह से इस तरीके की जो बयानबाजी है, इसका दुष्परिणाम जो है इनकी इनकी पार्टी को झेलना पड़ता है, उस कैंडिडेट और उस उम्मीदवार को झेलना पड़ता है जो वहां से खड़ा हुआ है। चलिए, तो ये बस्तर का रंग और बस्तर में जिस तरह से चुनावी समय में सभी पार्टियां ताल ठोकती नजर आ रही है। जसविंदर सिंह बग्गा साहब, आप लोगों ने तो कांग्रेस की बदजुबानी को लेकर एक कैंपेन भी छेड़ रखा है, लेकिन ये बदजुबानी रुकने का नाम नहीं ले रही है। लाख कैंपेन आप छेड़ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की बदजुबानी ना, मुझे लगता है कि मोदी जी के प्रधान मुख्यमंत्री बनते ही प्रारंभ हो गई थी। कैसे सोनिया गांधी ने उन्हें मौत का सौदागर कहा, कैसे प्रियंका गांधी ने कहा, कैसे राजीव गांधी ने कहा, मणिशंकर अय्यर ने कहा, दिग्विजय सिंह ने कहा। मैं सारे बयानों का उल्लेख नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ नामों का उल्लेख करते जा रहा हूँ। इमरान मसूद ने कैसे बोटी बोटी कर देने की बात की। और अभी देखिए, छत्तीसगढ़ के गंभीर राजनीतिक चरणदास महंत के बयानबाजी को देखिए, किस प्रकार डंडे से मोदी का मुंह फोड़ने की बात वो कर रहे हैं, लकमा किस प्रकार से मोदी के मरने की बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस की परंपरा में आ गया है, कांग्रेस के चाल और चरित्र में आ गया है कि मोदी जी के विरोध के माध्यम से राजनीति का एक नया नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार सिर के बल गिर रही है कांग्रेस। 2002 से लेकर 2024 तक हम देख रहे हैं, इस नैरेटिव के कारण कांग्रेस लगातार लोगों की नजरों से उतरती जा रही है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों कांग्रेस के नेताओं को इस बात की समझ नहीं आ रही है कि किस प्रकार के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाना है। मोदी जी को देखिए, 2002 में जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने से लेके आज तक, जब उनके प्रधानमंत्री के काल का 10 वर्ष पूरा हो गया है, वो लगातार विकास के उदाहरण की ही बात करते हैं। किस प्रकार प्रदेश में और देश में विकास के नए नए आयाम अपन खड़े कर सकते हैं, मोदी जी की कल्पना साफ दिखती है। लेकिन कांग्रेस उनके खिलाफ किसी भी प्रकार के मुद्दे को लेकर नहीं आ पाती। तो ऐसे कन्हैया कुमार जैसे लोगों को भेज देती है, जो कहते हैं छत्तीसगढ़ में आके जनरल डायर की बात, जो किस प्रकार की बातें कर रहा हूं। मुझे तो आज मैं कन्हैया कुमार को सुन रहा था, उनका कहना था कि सत्ता का अहंकार टूटता है। हाँ, कन्हैया कुमार से सहमत हूं, सत्ता का अहंकार टूटा जब 2023 में छत्तीसगढ़ में अहंकारी कांग्रेस सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया। हाँ, मैं मानता हूं जनरल डायर को भगाया जा सकता है,
आप स्वीकार रहे ना कन्हैया कुमार कि आपने जनरल डायर को भगाया था, उस जनरल डायर को जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ते निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी और अधिकार पूर्वक कहते हैं कांग्रेसी कि हमने भगाया। अरे साहब, आप हमारे हत्याकांड करने वाले लोगों को भगाने वाले लोग हैं, और उसको जाके उधम सिंह ने जब गोली मारी तब हमारा प्रतिशोध पूरा हुआ। साहब, कांग्रेसियों ने तो स्वयं स्वीकारा है कि उन्होंने जनरल डायर को भगा दिया था। और कन्हैया कुमार क्या कह रहे थे आज कि ये चुनाव दो विचारधाराओं के बीच का चुनाव है। सहमत हूं, वाकई में ये चुनाव दो विचारधाराओं के बीच का चुनाव है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो देश को जोड़ के, देश के लोगों के विकास के, देश के लोगों के उत्थान के लिए, उनकी मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाने के लिए काम कर रही है, लगातार काम कर रही है। और दूसरी तरफ कांग्रेस जो जेएनयू में जाके खड़ी होती है टुकड़े गैंग के साथ। ऐसे दो विचारधारा जो देश को जोड़ने वाली और देश को तोड़ने वाली, इनके बीच का चुनाव है। और मुझे लगता है आज देश की जनता निश्चित रूप से पिछले 10 वर्ष में मोदी जी के विकास को लेके, मोदी जी की अवधारणाओं को लेके और देश को एकजुट एक सूत्र में पिरोने के उनके संकल्प के साथ खड़ी हुई है। और इसी कारण से आज भारतीय जनता पार्टी 400 पार के नारे के साथ चुनाव मैदान में है। और आप देखिएगा 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, भारतीय जनता पार्टी 400 पार के नारे को चरितार्थ करते हुए तीसरी बार देश की सेवा करने के लिए आप सबके बीच प्रस्तुत होगी। चलिए, नीता लोधी जी, कन्हैया कुमार के बयान को आपने भी सुना होगा और इन दिनों तो छत्तीसगढ़ में बयानों का बाढ़ सा आ गया है। ऐसे में इस बयान से आप कितना इत्तेफाक रखती है? सबको नमस्कार। निश्चित तौर पे जिस प्रकार हमारे देश के हालात पिछले 10 साल में रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या करना, निरंतर लोगों को लूटना, लोगों के जेब से पैसे निकालना, लोगों का ध्यान भटकाना, लोगों के अधिकारों का हनन करना, जिस प्रकार मोदी सरकार ने किया है, उसका जवाब तो जनता देगी और इनको देना पड़ेगा। आप देखिएगा जिस प्रकार इन लोगों ने आए थे, जिस प्रकार महंगाई कम करने की बात की, 2022 तक सबके घरों में छत की बात की, किसानों की आय दुगनी होने की बात की, 2 करोड़ रोजगार देने की बात की, 20 करोड़ रोजगार इनके कहाँ गए? इनको जवाब तो देना होगा। जिस प्रकार आप देखें, जिस प्रकार महिलाएं अपमानित होकर घूमती है, मणिपुर की घटना को देखिए, दूसरी तरफ की घटना को देखिए, इनका रेशियो देखिए कि किस प्रकार महिलाओं पे अत्याचार निरंतर बढ़ते चले जा रहे थे। आप देखिए जिस प्रकार से इन लोगों ने अपने अनुषांगिक संस्थान ईडी, आईडी, सीबीआई का जिस प्रकार इन्होंने दुरुपयोग किया, जिस प्रकार इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से सारी बातें सामने आई कि किस प्रकार देश का, पूरे विश्व का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो हुआ हमारे भारत में, चंदा दो धंधा लो के हिसाब से, और ऐसे में ये लोग एसबीआई को भी अपना एक हथियार बना के चलने लगे। तो बिल्कुल ऐसी स्थिति है जिस प्रकार आजादी के पहले हुआ करती थी। और लोगों को न्याय देने के लिए, लोगों को इसके लड़ाई लड़ने के लिए आवश्यक हो गया है कि जन आंदोलन हो और लोगों का जनसमूह आया। आप देखिएगा इसके कारण इनका खुद का, भारतीय जनता पार्टी के खुद का कहता है कि इनको 150 से ज्यादा सीट नहीं मिल रही। इनके खुद सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड इतना बड़ा ये है कि नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए, संन्यास ले लेना चाहिए। इनके खुद सीतारमण जी के पति कहते हैं कि किस प्रकार की ये धांधली हुई है। तो करप्शन निरंतर चला गया, देश की सुरक्षा में खामियां निकलती चली गई, देश में गरीबी निरंतर बढ़ती चली गई। मुझे मौका कंप्लीट। और कांग्रेस पार्टी जब आई है, कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में, इस चुनावी समर में अपनी एक योजनाओं के साथ आई है। कांग्रेस कमेटी के आज न्याय है। मैं उसे बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए जरूरत पड़ी कि लोगों के साथ 10 साल में निरंतर जो लोगों को अपमानित किया गया, लोगों को लोकतंत्र की हत्या करने का जो प्रयास किया गया, जो देश में अराजकता फैलाई गई है, वो उसी प्रकार है जो आजादी के पहले जिस प्रकार की स्थिति थी। आज अगर कांग्रेस पार्टी है तो 5 न्याय और 25 गारंटी के साथ मैदान में है। कांग्रेस बात करती है युवाओं की, कांग्रेस बात करती है किसानों को न्याय देने की, बात करती है नारी के न्याय की, सम्मान की, श्रमिकों के भागीदारी की। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार युवाओं को भारतीय जनता पार्टी ने ठगने का काम किया, जिस प्रकार महिलाओं की अस्मिता लूट रही थी, कहाँ थे इनके पीएम और कहाँ थे महंगाई पे इनके बड़े बड़े नेता? आप ये बताएं, आज जो स्थिति है, आज जो देश की स्थिति है, लोकतंत्र की निरंतर हत्या होती चली जा रही है। संविधान को बदलने की बात करते हैं, ये क्या 400 पार की बात करेंगे? 400 पार ये क्या कहना चाहते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम 400 पार हैं? आप देखिए, जब ये बताए लोकतंत्र कहाँ रह गया? जिस प्रकार की जो राजनीति कर रहे हैं, लोगों को छलने का काम कर रहे हैं, जनता इस पे जवाब देगी। और निश्चित तौर पे ये एक ऐसा, ये चुनावी एक आंदोलन है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी।
चलिए ठीक है, लोकतंत्र की हत्या की दुहाई आप भी देती है, लोकतंत्र की हत्या की दुहाई बग्गा साहब भी देंगे। बहरहाल, लेकिन आज के कुछ बयानों को अगर देखा जाए उचित शर्मा जी, तो जिस तरह से राजनाथ सिंह ने ये कहा कि कांग्रेस भी बॉस का घर बन गया है, कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान ये आया कि कांग्रेस ही कांग्रेस को खत्म करने पर तुली हुई है। गरीबी हटाने को लेकर राहुल गांधी का एक बहुत बड़ा बयान आया आज ही कि एक झटके में हम गरीबी मिटा देंगे। बस्तर में आज वो थे। कांग्रेस डायनासोर की तरफ विलुप्त हो रही केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक और ये बयान भी आया। जनरल डायर रावत से पीएम मोदी की तुलना भी हुई। ये जो आज सारे जो बयान है, ठीक है, एक तरफ विकास की बात बीजेपी की तरफ से कही जाती है, कांग्रेस भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाती है, लेकिन इन्हीं बातचीत में इस तरह के बयान बाद में आने शुरू हो जाते हैं। एक पार्टी दूसरी पार्टी पर कटाक्ष करती नजर आती है। इसी में उलझ जाती है राजीव जी, इसी में दोनों ही दल उलझ जाते हैं। और हकीकत में कि जनमानस की आवाज, जनमानस की बात, जनमानस के बुनियादी सवाल और मुद्दे वो पटल से गायब हो जाते हैं, वो मंच से गायब हो जाते हैं, वो मांग से गायब हो जाते हैं। वो जनता जो पूछना चाहती है कि भाई महंगाई का क्या हुआ, बेरोजगारी का क्या हुआ, जो वेज थाली नॉन वेज थाली ये महंगी क्यों हो गई, किचन का सामान इतना महंगा क्यों हो गया, ये बुनियादी सवाल है, ये सब गौण हो जाते हैं। ये बयानबाजी के चक्कर में मीडिया भी उन्हीं बयानों को तवज्जो देती है जिसमें जो इसमें नहीं होता, टीएमसी में नहीं हुआ, कांग्रेस में नहीं हुआ। क्या कांग्रेस में भी मध्य प्रदेश में बहेगा कमलनाथ का खून बहेगा? क्या भाजपा ने नहीं किया? भाजपा ने तो क्या कमला देवी, क्या उमा भारती, क्या इनकी जुबानें नहीं? या भाजपा बहुत मतलब इनमें बहुत अच्छा, उन्होंने उनकी जुबान कभी नहीं फिसली? ऐसा बिल्कुल नहीं है। भाजपा ने भी, एक जबान फिसलना और एक बयान देना, दोनों में अंतर होता है उचित जी। ठीक है, मंच से बातें जो हुई, मैं हम चूंकि चुनाव का वक्त है, इस तरीके की उत्तेजना में आके भाषणबाजी की जाती है, उत्तेजना में बोल है, इस तरीके की बातें तो बहुत लोगों के मन से निकली हुई बात है। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि जो दर्द है इसके पीछे, कि जो सहज बुनियादी सवाल चर्चा होनी चाहिए थी, जो होनी चाहिए थे, या अपनी विचारधारा और अपने मैनिफेस्टो पे जो संवाद होना चाहिए मंच से, और जो अपनी बातें रखी जानी चाहिए थी, वो गौण हो जाती है। राजीव जी, मैं ये कहने का तात्पर्य था मेरा कि इन बातों में हम उलझ के रह जाते हैं, मीडिया उलझ के रह जाती है, जनता उलझ के रह जाती है। हकीकत में जो बात थी वो गौण है। तो ये इन बातों को क्यों इतना तवज्जो दी जा रही है? इन बातों, ये आप चाहे किसी मंच से की जाए बात है, चाहे राजनाथ जी कहें, चाहे सीएम छत्तीसगढ़ कहें, चाहे वो कन्हैया कुमार के कहें, तो ये बातें चुनाव के दौरान अक्सर इन बातों की सेल लग जाती है। और उसी पे पूरा का पूरा संवाद और विमर्श जो है, जिसमें आप और हम बैठे हैं, जब आज हम सभी तीनों को, चारों को, हमको जो चर्चा करनी चाहिए थी वो इसी पे करनी चाहिए थी कि भाई हम छत्तीसगढ़ में आप आ रहे हैं तो आप अपने मैनिफेस्टो का संवाद कीजिए। आप क्या देने वाले हैं? गरीबी कैसे एक वर्ष में या एक दिन में दूर होगी? एक झटके में दूर होगी, जो इतने सालों में नहीं हुई। आज 80 करोड़ जनता को आज भी हम राशन पहुंचा रहे हैं, तो जब मनमोहन सिंह जैसे लोग नहीं कर पा रहे हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी नहीं कर पा रहे हैं, तो एक झटके में राहुल जी कैसे? तो उनसे ये सवाल होने चाहिए ना कि कांग्रेस की जो जनता, कांग्रेस के जो लीडरान है, उनसे ये चर्चा होनी चाहिए कि भाई आप क्या जवाब देंगे? आप हमसे बताइए, तो क्या आपके पास ब्लूप्रिंट क्या है? आपके कहने से नहीं, आप ब्लूप्रिंट बताइए, उसके बाद ही आपसे संवाद होगा। कि ब्लूप्रिंट दीजिए, आपको कह दिया कि भाई एक झटके में दूर हो जाएगा, हमने इसको मान लिया, ऐसा नहीं है। आप उसके ब्लूप्रिंट दीजिए। ये विमर्श होने चाहिए कि कांग्रेस से कि भाई आपने कहा, आपके नेता ने कहा, आपके मैनिफेस्टो में इसका उल्लेख है कि कैसे होना चाहिए, कैसे होगा। वहीं कांग्रेस से भी सवाल होने चाहिए कि कांग्रेस आप 1 लाख रुपए जो दे रहे हैं वो कैसे देंगे? जिस प्रकार से महातारी बंधन में हमने सवाल किए जब ओपी चौधरी जी से कि आप 8.5 आप जो महातारी बंधन में 1,000 रुपए दे रहे हैं, कहाँ से इसकी व्यवस्था करेंगे? तो उनका भी जवाब था, वो जैसा भी था, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन वो बात तो, सवाल तो उठे। यही सवाल कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से पूछे कि आप जो 1 लाख को दे रहे हैं वो कब तक दे पाएंगे, कब से दे पाएंगे, और कहाँ से इतना पैसा लाएंगे? तो वैसे ही आपकी गरीबी आपने दूर कर देंगे एक झटके में, तो ये तो हास्यास्पद बात हुई। वो कोई भी कहे, कितने बड़ा नेता भी कहे कि इतना आसान नहीं है। 10 साल में जब मनमोहन जैसे इकोनॉमिस्ट इसको दूर नहीं कर पाए, उनके प्रयास, अब सरकारें प्रयास करती है। नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने प्रयास निश्चित ही किए होंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी अपने प्रयास निश्चित ही किए होंगे, वाजपेयी जी ने भी किए होंगे, या जो भी मुख्य प्रधानमंत्री रहा उन्होंने किए। इस बात को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन एक झटके में
इस बात से मेरे थोड़ा सा विरोधाभास है कि एक झटके में किसी तरीके की आप समस्याओं को दूर नहीं कर सकते, फिर तो ये गरीबी है। और गरीबी आपको एक नीति होती है, नीतियां होती हैं, नीचे से ऊपर इकोनॉमिक पॉलिसी होती है, रूरल इकोनॉमी की बातें होती है, तमाम चीजें होती है, इतना आसान नहीं है। मैं हास्यपद मैनिफेस्टो की बात कहूंगा वो कांग्रेस की या राहुल जी की। हालांकि हमारा कद इतना बड़ा नहीं है कि उनकी बातों पे हम कह लें, लेकिन सवाल तो उठेगा, जनता सुगबुगाहट सवाल तो पूछेगी कि आप इस तरीके की क्यों आपने दिया, और आप दे भी रहे तो उसका लॉजिक भी दीजिए, उसके तर्क भी दीजिए, विमर्श भी दीजिए। आपकी बात पे तभी विश्वास करेगा, अदरवाइज ये कोरी बातें रह जाएंगी, चुनावी शगुफा आप कह दे। जैसे 15 लाख का जुमला अमित शाह जी ने कहा था, वैसे आप भी कह दीजिए, बाद में बोल दीजिएगा कि वो शगुफा था, एक कोरे बयानबाजी थे, हकीकत से इसका कोई लेना देना नहीं, जबकि उसको आप 10-15 साल भुनाए हैं आपने, 15 लाख। तो ये चीजें चुनावी दौर में इन चीजों पर सवाल होने चाहिए थे, उन पे हो नहीं रहे। और जो फिजूल की बातें हैं, जो गैर राजनीतिक बातें हैं, तो उस पे हम आप सभी संवाद में उलझे रहते हैं। और असल में दोनों ही राजनीतिक दल और बड़े नेता और पार्टियां चाहती भी हैं कि आप मूल मुद्दे से ध्यान भटके रहे। नहीं, और आजकल तो एक नया चुनावी शब्द भी इजाद हो गया है कि इन बातों को चुनावी सगोपा, जिस तरह से आपने कहा, चुनावी शक्ल, चुनावी जुमला करार दे दिया जाता है। लेकिन एक चीज और, आपको नहीं लगता कि नेगेटिव ब्रांडिंग पॉजिटिव के तौर पर लाने की कोशिश पार्टियां भी करती है? उनको लगता है कि ज्यादा नेगेटिव करने से नेगेटिव पॉजिटिव चीजें उभर के सामने आ सकती है। देखिए, आप कितने भी आरोप प्रत्यारोप लगा, कितने भी निगेटिविटी करें, वो उनको भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा स्मार्ट प्ले होता है। आप देखिए कि जैसे ही आप साइंस आए, उन्होंने आपने कहा कि साइंस चल रहा है, तो मुख्यमंत्री जी ने खुद बोलना शुरू कर दिया। जैसे ही आप उनके परिवार का नाम पूछे लालू जी ने, तो उन्होंने बोला पूरा हिंदुस्तान परिवार। तो वो जो देखिए, भ्रष्टाचार की बात करेंगे तो उन्होंने भ्रष्टाचार को जेल बना दूंगा। तो जो भारतीय जनता पार्टी की जो कमियां हैं, भारतीय जनता पार्टी उसी को अपनी ताकत बना के सामने प्रस्तुत करने की वो कोशिश करती है। वो एक राजनीतिक उनके प्रयास रहते हैं, और उस प्रयास में वो सफल भी होते हैं। वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, उनकी रीच जो है वो ज्यादा जगह तक है, ज्यादा चैनलों तक है, प्राइम टाइम तक है। उनको जो टेन्योर जो मिलना चाहिए, एक तो बड़ा तकलीफ है हिंदुस्तान की कि जो मीडिया में विपक्ष को जो समय मिलना चाहिए, जितने सेकंड जितने मिनट, वो मिल नहीं पाता। सत्ता को जितना मिलना चाहिए उससे डबल मिल रहा है। तो तमाम इश्यूज है कि कांग्रेसी अपनी, विपक्ष अपनी बातें पहुंचा नहीं पाती है, इनकी छोटी छोटी बातें भी बड़ी हो जाती है। तो आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है साहब, सोशल मीडिया में तो हाँ, सोशल मीडिया भाई, तो सोशल मीडिया भी तो इनका ज्यादा इनके ये गाजे बाजे के साथ प्रचार प्रसार करते हैं। सोशल मीडिया 14 में क्या हुआ था राजू जी? 14 में सबसे बड़ा तैयार क्या था? सोशल फैक्ट चेकिंग नहीं थी, जो वो बोल दे वो सही था। सोशल मीडिया को हथियार बनाया, सोशल मीडिया से प्रचार किया। सोशल मीडिया के कारण 2014 की भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा जो आने का बड़ा कारण। देखिए उचित जी, अब देखिए टू वे कम्युनिकेशन है। पहले ये था कि हमने डिबेट किया, लोगों ने देखा, लोगों को आगे बढ़ना था, आगे बढ़ गए। लेकिन तो लोग कमेंट्स भी करते हैं, अपनी दिल की बात कमेंट्स करें। जी बग्गा साहब आऊंगा मैं जी, उचित जी संक्षिप्त में। जी बिल्कुल। देखिए, सोशल मीडिया के आने से हकीकत ये है कि अब लोग जो है बोलने में चूकते नहीं, अपनी बातें रखते हैं, बोलने में चूकते नहीं, और राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेता भी बोलने से चूकते नहीं। चलिए बग्गा साहब। मैं तो उचित जी की इस बात को थोड़ा सा ऐसा लगा बीच में इंटरप्ट करूं। आज की डिबेट देखिए उचित जी, भारतीय जनता पार्टी सत्ता के, बग्गा साहब क्या है, बात निकली तो बात पे बात निकलती गई ना मैं वो जी जी बग्गा साहब भी मुझसे ज्यादा समय विपक्ष के नेत्री को आपने दिया है साधना न्यूज चैनल ने, तो विपक्ष की आवाज तो वो टाइम की बंदी से नहीं है। नेशनल चैनल में जिस तरह से बीप बजता है, यहाँ बीप नहीं बजेगा। आप जितना बोलिए पक्का। मैं एकदम ये कह रहा था। देखिए, जहां तक गरीबी और अर्थव्यवस्था की बात हम लोग कर रहे थे, मनमोहन सिंह जी का 10 में देखा, मतलब मुझे लगता है कि 11वीं-12वीं अर्थव्यवस्था विश्व की उस समय भारत की रही होगी। मोदी जी के 10 वर्षों में हमने उसे 5वीं अर्थव्यवस्था तो बनाया है ना। किस प्रकार अर्थव्यवस्था को उन्नत करने का काम मोदी जी ने किया है। और देखिए, मतलब नेगेटिव क्यों नहीं खड़ा होता है, और नेशनल मीडिया विपक्ष को राहुल गांधी समय क्यों देती है साहब? अब राहुल गांधी आते हैं, एक गारंटी, न्याय की गारंटी लेके आते हैं जी। अब देखिए आपका हर वर्ष का देंगे। अगर आप 140 करोड़ के देश में 140 करोड़ के राजीव जी 140 करोड़ के देश में
अगर आप 30 करोड़ महिलाओं का परिवार माने और 30 करोड़ महिलाओं को अगर 1 लाख रुपए देने की बात राहुल गांधी कहते हैं, यानी वो लगभग 30 लाख करोड़ रुपए हर वर्ष महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं। और देश का बजट कितना है? 45-47 लाख करोड़ रुपया। तो लोगों को समझ में आता है ना कि नेता कितना गंभीर है, उसकी बातों में कितनी गंभीरता है, वो किन विषयों को लेके आया है। आपका वजन कैसे बढ़ेगा? आपका वजन तभी बढ़ेगा जब आप तथ्यात्मक विषयों को लेके आएंगे। हमने 1000 रुपए महतारी वंदन की बात की थी, हमने बजट में उसका प्रावधान निकालने की कोशिश की और हम सफलतापूर्वक 2 महीने हमने दिए और हम लगातार देंगे, क्योंकि हम तो विषयों को ऐसा लेके आते हैं कि हम कहां से क्या कर सकते हैं, इसको बड़े जनता के बीच रखने की कोशिश। और इसलिए राहुल गांधी को मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंस कम मिलती है। और लोकतंत्र कहां है साहब? लोकतंत्र आपको हर डिबेट में दिखेगा, कांग्रेस के हर भाषण में दिखेगा। मोदी जी को इतना कुछ कहने के बाद भी अगर कांग्रेस के प्रवक्ता लगातार घूम रहे हैं और घूम घूम के मोदी जी को गालियां और बाकी विषय कह रहे हैं, तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि विपक्ष की आवाज को दबाया नहीं जा रहा है, आपकी आवाज को सुना जा रहा है। चाहे आप गलत कह रहे हैं तो भी हम विपक्ष की आवाज को सुनना पसंद तो कर रहे हैं। ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। लगातार आरोप ही कहीं विपक्ष लगाता है कि हमें समय नहीं मिलता, हमें सुना नहीं जाता है। साहब, आपको जनता के नब्ज पकड़ने की आदत डालनी होगी, जनता के मुद्दों को सहेजना होगा, जनता के बीच खड़ा होना होगा। आप ऐसे ड्राइंग रूम में बैठ के सोचे कि राजनीति कर लेंगे, या आपके नेता सोचे कि 4 साल 5 साल इधर उधर होने के बाद आखिर के 15-20 दिनों में आके न्याय और गारंटी की बात करने लगेंगे, तो ये पब्लिक है, ये सब जानती है। तलोजी जी, आपने एक बात कही थी किसी सर्वे की कि भारतीय जनता पार्टी को 150 सीटें कहीं पर आ रही हैं। मुझे तो मिर्जा गालिब याद आ रहा है आपकी इस बात को सुन के कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को गालिब बेख्याल अच्छा है। आप मुगालते में रहिए, कांग्रेस मुगालते में रहे कि भाजपा को 150 सीटें मिलने वाली हैं। ये देश की जनता आज मोदी जी के साथ खड़ी है। देश की जनता ने देखा है कि पिछले 10 वर्षों में किस प्रकार देश का स्वाभिमान बढ़ा है, किस प्रकार देश का सम्मान बढ़ा है, किस प्रकार पूरा विश्व मोदी जी को विश्व गुरु की हैसियत देना चाह रहा है। और ऐसे मोदी जी के नेतृत्व में, उनके चमत्कारी नेतृत्व में, जिस प्रकार देश ने 10 वर्षों में नए विकास, पूरा देश समझता है कि आज मोदी जी के हाथ में देश सुरक्षित है, सशक्त बनेगा, स्वाभिमान उसका बढ़ेगा। और इसलिए मोदी जी के साथ लोग खड़े हैं। आप मानते रहें, आप कुछ भी कहते रहें, अगर देश में नेताओं के साख को देखा जाए, मोदी जी की और राहुल गांधी की, बच्चा बच्चा कह देगा कि देश मोदी जी के हाथ में सुरक्षित है। मोदी ने जो कहा था उन कार्यों को 10 वर्ष में पूरा करने की उनको सफल कोशिश दिखती है। उन्होंने भ्रष्टाचार का विषय कहा था कि ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा। आप 10 वर्षों में मोदी जी के खिलाफ एक भी भ्रष्टाचार का आरोप लेके नहीं आ सकते। आप बयानबाजी भले कर ले नेताजी, एक आरोप आपका खड़ा नहीं हो सकता है। देश के न्यायालय है, देश की न्यायिक प्रक्रिया है। अगर आपके पास मोदी जी के खिलाफ कोई आरोप है तो जाइए और मोदी जी के खिलाफ केस खड़ा कर दीजिए, लेकिन आप नहीं कर पाएंगी क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। और देश की जनता समझ रही है कि मोदी जी ने जो कहा है वह उन्होंने किया है, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए और देश के सर्वहारा वर्ग के लिए। और इसलिए देश आज उनके साथ खड़ा हुआ है। चलिए बग्गा साहब, समय तो पर्याप्त मिला ना, कुछ और तो ऐड करना चाहेंगे क्या? समय आप मुझे मौका दे, मैं मोदी जी के बारे में बहुत कुछ बोल सकता हूँ। और अभी आप मुझे मौका देना बस तो शुरू करें। समय को लेकर जो आपने बात कही, समय सबको पर्याप्त मिलता है अपने समय में। नहीं, मैंने उचित जी की बात में सिर्फ जोड़ा था कि यहाँ भी देखिए अभी भी विपक्ष को ज्यादा मौका मिला है अब तक करके, मैंने सिर्फ था। चलिए, और कोशिश है सभी को पर्याप्त मौका मिले, सभी अपनी बात को पर्याप्त तरीके से। बहरहाल नेताजी, आज तमाम बड़े नेताओं का दौरा भी हुआ, गरीबी एक झटके में मिटा दी जाएगी, ये जो राहुल गांधी बयान था जिस संदर्भ में उचित जी ने बहुत सारी गंभीर बातें कही। और कुछ सवाल यहाँ पे बग्गा साहब ने भी उठा दिया कि हमने जो महतारी वंदन योजना में जो देना था उसके लिए हमने बजट निर्धारित किया, लेकिन जो राहुल गांधी न्याय के जरिए जो महिलाओं से वादा कर रहे हैं उसको एक भारी भरकम बजट की आवश्यकता होगी। बिल्कुल। और आप देखिए भारतीय जनता पार्टी किस कदर करोड़ों रुपए अपने चंद मित्रों के माफ कर लेती है। और कांग्रेस पार्टी तब आई थी तभी भी किसानों का ऋण माफ किया था। और आज वर्तमान स्थिति देखिए, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, ये मान रही है कि इन्होंने 10 साल में अपने एक वादों को भी पूरा नहीं किया। न महंगाई कम करने के लिए कोई एक ठोस कदम उठाया, न ही कोई ऐसी योजनाएं बनाई जिससे युवाओं की भागीदारी और युवाओं को रोजगार दे सके, कि महिलाओं के सम्मान और महिलाओं को आत्मनिर्भर बना सके। आप ये देखिए, और जो कांग्रेस की रणनीति है, कांग्रेस ने जो अपनी नीतियां लेके आई है, ये नीति
हर वो वर्ग को लाभ मिलेगा जो 10 साल से वंचित रहा है, भारतीय जनता पार्टी से पीड़ित रहा है। और जहां तक बिलासपुर की बात आप कह रहे हैं, जहां कन्हैया कुमार जी ने ये कहा, तो वहां एक युवा आइकॉन भाई देवेंद्र यादव जी खड़े हैं, जो एक युवा सोच है, एक आंधी है। और वहां बिलासपुर के माहौल इस प्रकार से है कि बिलासपुर के युवा, महिलाएं और भिलाई के युवा को बिलासपुर भेजने की क्या जरूरत लगी थी? एक प्रश्न है, बोलते बोलते जवाब दे दीजिए। आप अपने समय में आप बोलते बोलते जवाब दे दीजिए ना नीता जी। वाह, आप सुन लीजिए, पहले सुनने का मादा रखिए भाई साहब। आपने अपनी बातों को पूरा कहा। और जिस प्रकार से बिलासपुर में 3 दशकों से एक ऐसा सांसद आता था जो केवल ताली बजाने और हाथ उठाने के अलावा कोई काम नहीं करता था, एक मूक दर्शक जैसे बना बैठा रहता था। आप एक काम बता दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने किया हो, चाहे वो रेलवे जोन हमारा इतना ज्यादा आय देने वाला, उस तक की सुविधाएं बंद होती चली तो और सांसद के मुंह में दही जमा रहा, कुछ नहीं बोला। आज पहली बार एक बिलासपुर को एक ऐसा सांसद प्रत्याशी मिला है जो बोल सकता है, जो लड़ के बिलासपुर के अधिकार को दिला सकता है, बिलासपुर के लोगों की अपेक्षा आकांक्षाओं को पूरा कर सकता है, जो युवाओं की, महिलाओं की आवाज बन सकता है। तो निश्चित तौर पर देवेंद्र भाई को इतना अच्छा समर्थन वहां के युवाओं, महिलाओं का, बुजुर्गों का, सारे वर्ग का इतना अच्छा उनको प्रतिसाद मिल रहा है, लोग स्वफूर्ति आ रहे हैं और कांग्रेस न्याय के प्रति एक आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। बहुमत के साथ वो जीत के आएंगे। जी, प्राइम टाइम डिबेट में 3 मिनट हम राजेश जी मेरा प्रश्न पहुंचा दीजिए नीता दीदी तक। वो उन्होंने प्रश्न सुन भी लिया है। अब ठीक है, 4 जून को जो रिजल्ट आएगा ना, उसके बाद चर्चा कर लेंगे। आप भी बग्गा साहब जुड़ेंगे, नीता जी भी जुड़ेंगी और बहरहाल समीक्षा कर ली जाएगी। लेकिन उचित जी, ये जो आज जिस संदर्भ को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और जो दोनों पार्टियों की तरफ से जो प्रमुख बातें आई, आपको नहीं लगता कि इसमें जो प्रमुख मुद्दा है वो कहीं ना कहीं तो हर कालखंड में बेरोजगारी, हर कालखंड में, हर चुनाव में एक न एक मुद्दा ये रहे, लेकिन उसमें उतनी खुल के बातचीत नहीं हो पाती। और आप देखिए कई देशों में महंगाई तो बहुत चरम स्थिति पे है। जी, आप कारण क्या है, नक्सल समस्या को लेके कारण क्या है, वनोपज को लेके बातें जो होनी थी वो है। आप जो जिन बातों पे जो हमारे जनसंख्या का जो गणना को लेके बातचीत थी वो एक बड़ा है, धर्मांतरण को लेके एक बड़ा इशू छत्तीसगढ़ में है। इन सब पे सवाल जो हमारे छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए, मैं उस पर नहीं जा रहा कि महंगाई एक राष्ट्रीय मुद्दा है, आप बेरोजगारी एक रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, मैं उस पर भी नहीं जा रहा। मैं तो मेरे प्रदेश से, हमारे प्रदेश से, आप हम सबके प्रदेश से जो चीजें हम लोगों से आपसे जुड़ी हुई है, मैं उस पे सवालात होने चाहिए थे, उस पे चर्चा होनी चाहिए थे, या उस पे क्या करना चाहती है दोनों ही दल के लोग, उस पे अपना स्पष्ट रूप चाहती है जनता। लेकिन स्पष्ट रूप तो जनता चाहती है, लेकिन जनता के सामने बयानों के एक के बाद एक जो बयान है वो निकल के सामने आ रहे हैं, जिसपे जनता भी उलझ गई है कि पार्टी आखिर क्या कहना चाह रही है। तो बहरहाल एक आज जो बयान निकल के सामने है, चाहे राजनाथ सिंह के हो, चाहे राहुल गांधी के, चाहे कन्हैया कुमार के, इसको लेकर आज छत्तीसगढ़ की राजनीति में काफी सरगर्मियां देखने को मिली। और तमाम बिंदु पर चर्चा करने के लिए उचित जी आपका, नीता जी आपका, साथ ही बग्गा साहब आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। साधना न्यूज पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बैक टू स्टूडियो।